नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने क्या देखा था भाई? कल की क्लास में क्या हुआ था आपका? ये 11वीं की फिजिक्स चल रही है, चौथा चैप्टर आपका ऋजुरेखी पथ पर गति चल रहा है। इसमें हमने जो है ग्राफी विधि के सवाल देखे थे भाई। ग्राफी विधि के सवाल की 2 क्लासें हो गई हैं। हमने बताया था कि ग्राफी विधि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं, आपका काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सही ढंग से उसको पढ़िए। ग्राफी विधि 2 बार 4 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, एक बार पीछे करके देखिए, फिर से देखिए, तब जाके ये बढ़िया ग्राफी विधि आपको समझ में आएगी। और यदि ग्राफी विधि बढ़िया तरीके से समझ में आ गई तो आपका ये टॉपिक समझ लीजिए चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो यहां से देखिए आज जो है नया टॉपिक लेके आए भाई। नया टॉपिक आपका क्या है? ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करना है। ध्यान से समझिएगा भाई, ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की क्या करना है? व्युत्पत्ति करना है। तो यहां से हमारे पास ग्राफी विधि से गति के समीकरण के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। तो ग्राफी विधि से करना है तो ग्राफ हमें बनाना जरूरी होगा। ग्राफ हम जरूर बनाएंगे तभी गति के प्रथम समीकरण की हम क्या कर सकते हैं? व्युत्पत्ति कर सकते हैं। अगर हम जो है प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति करने के लिए सोचें और जो है ग्राफ नहीं बनाए तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां से ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की जो व्युत्पत्ति करेंगे तो गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे उस पर विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां से, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा भाई। तो यहां से हमारे पास ये गति का प्रथम समीकरण है हमारा। तो चलिए देखते हैं यहां से, सबसे पहले यहां से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना लीजिए, समझ रहे हैं ना? सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे भाई। तो चलिए ग्राफ का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद जो है इसमें लिखते हैं, चूंकि ग्राफी विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति करना है तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया आपका? y अक्ष हो गया। और इसके बाद ये क्या है? समय वेग ग्राफ बनेगा। तीनों के लिए गति का प्रथम समीकरण भी, द्वितीय समीकरण भी, तृतीय समीकरण भी, तीनों में क्या बनेगा आपका? ये जो है समय वेग ग्राफ से ही गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति हो जाती है। समय वेग ग्राफ से, एक बार और सुन लीजिए, समय वेग ग्राफ से ही गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति हो जाती है। तो चलिए देखते हैं यहां से समय वेग ग्राफ में x अक्ष को किससे व्यक्त करते थे भाई? समय से। x अक्ष को किससे? समय सेकंड में होगा, समय से। और y अक्ष को किससे? वेग से व्यक्त करते थे। और वेग सदैव किसमें होगा? मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो चलिए देखते हैं यहां से, हमारे पास कोई गतिमान वस्तु है, वो जो है यहां शून्य समय है, शून्य समय है, उसका वेग भी शून्य है। ये लाइन जो है आपकी x बराबर शून्य की दिखा रहे हैं, y बराबर भी शून्य की दिखा रही है। तो यहां से जो है शून्य वेग से नहीं चलना प्रारंभ करता है। उसका प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य नहीं है। गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य ना होके यहां मान लीजिए u है, ये बिंदु u दिखा रहा है। तो यहां से शून्य समय में, समय तो शून्य है, ये बिंदु क्या है? समय शून्य है। यदि वेग भी शून्य होता तो वस्तु यहीं का यहीं रखी रहती। समय शून्य है, समय का इधर लाइन दिखा रहा है, वेग का इधर दिखा रहा है। समय यदि कुछ बढ़ा होता 4 सेकंड या 2 सेकंड तो समय में इधर चलता, वेग बढ़ा होता तो वेग में इधर चलता। तो समय शून्य है, समय में तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन वेग में ये शून्य वेग से नहीं चलना प्रारंभ करता। ये u वेग, उसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। तो यहां से जो है आपका ध्यान से देखेंगे भाई, u वेग से चलना प्रारंभ करता है। और t समय में, ये समय क्या है आपका? यहां से यहां तक का समय क्या है? यहां से यहां तक का समय क्या है? t समय है, स्मॉल t समय। t समय में वो कितना वेग प्राप्त कर लेता है? ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। t समय में v वेग प्राप्त कर लेता है, यहां u वेग है। तो ये आपका जो है ध्यान से देखें भाई,
ये ग्राफ का निर्माण हो गया। यहां से जो है ये यहां से यहां तक का समय क्या है, टी है, वो जो है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहां से माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से, समझ रहे हैं ना, प्रारंभिक समय शून्य में यहां समय तो शून्य है, समय की लाइन नहीं बढ़ रही। यदि यहां पर समय आगे थोड़ा सा बड़ा होता तो कह देते 1 सेकंड में u वेग है यहां पर, समझ रहे हैं ना, लेकिन समय शून्य है, समय की लाइन तनिक भी आगे नहीं बढ़ रही है। तो समय शून्य है, शून्य समय में वेग कितना है, u है, u वेग से चलना प्रारंभ करती है शून्य समय में, समझ रहे हैं ना। प्रारंभिक समय शून्य समय मान के चलेंगे, u वेग से चलना प्रारंभ करती है और t समय बाद u वेग से चल रही है। देखिए समय बढ़ रहा है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है और समय कितना हो गया, ये देखिए यहां से समय, यहां से यहां तक समय कितना हो गया, t समय में वेग कितना हो गया, v हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है ना भाई सभी को। यहां से जो है आप ग्राफ का जो है चित्र बनाना जरूर सीखेंगे। कैसे सीखेंगे भाई, सबसे पहले हम जो है सभी लोगों से ग्राफ बनना चाहिए, सभी लोगों से ग्राफ बनना चाहिए, समय वेग ग्राफ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, आपको एक बार दिमाग जो है दौड़ाना है, बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आप दिमाग दौड़ा पा रहे हैं तो सही बन जाएगा। यहां से समय वेग ग्राफ बनाना है तो x अक्ष को, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, इतना तो सभी जानते हैं भाई। x अक्ष को किससे, समय से, x अक्ष को किससे व्यक्त करना है, समय से, और ये किस में रहेगा आपका सेकंड में, और y अक्ष को किससे व्यक्त करने, चित्र बनाने की विधि बता रहे हैं, वेग से, और ये मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो ये समय वेग ग्राफ हमने पहले ही बताया था कि x अक्ष को समय से, y अक्ष को वेग से व्यक्त करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहां से जो है हमने बताया था कि जिस प्रकार थ्योरी लिखी जाएगी, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग शून्य से नहीं चलेगा भाई, प्रारंभिक वेग, सपोज दैट यहां वेग, चूंकि वेग ऊपर की लाइन है, ये वाली लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन वेग की है, तो प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में, ध्यान से देखिएगा भाई, u से चलकर कितने समय में, t समय में, ये t समय है आपका, t समय में यहां से यहां तक का समय, देखिए भाई यहां से u से चलना प्रारंभ करता है और कितने समय में, t समय में, ये t समय दिख रहा है, t समय में कितना वेग प्राप्त कर लेता है, v वेग प्राप्त कर लेता है। ये देखिए आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, ये ग्राफ आपका क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। तो आप कह सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, एक बार और ध्यान से सुनेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ग्राफ हम फिर से बनाएंगे, आप फिर से एक बार देखिए और कॉपी में 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए भाई। ग्राफ अपने से बनना चाहिए, बिना देखे हुए आपको ग्राफ बनना चाहिए। पहली बार आप थोड़ा सा देख के बनाइए कॉपी में, दोबारा आप जो है बिना देखे बनाइए, कहीं डाउट हो रहा है तो तुरंत हल्का सा देख लीजिए, फिर इसके बाद तिबारा आपसे बनने लगेगा। ये बात समझ लीजिए, ग्राफ बिना देखे हुए आप ग्राफ बना पा रहे हैं इसमें का, तो आपका गति का समीकरण बड़े आसानी से हल हो जाएगा। ये गारंटी कि इसमें तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारे पास देखिए यहां से जो है समय वेग ग्राफ हमने देख लिया। सबसे पहले जिस प्रकार लिखेंगे थ्योरी अभी लिखी जाएगी, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग यहां पर शून्य वेग हो, यहां पर प्रारंभिक वेग शून्य से नहीं चल रहा, कहां से, ये u वेग से चल रहा है, u वेग से चलता है, अपने प्रारंभिक वेग u वेग से चलता है, और t समय बाद ये कितना समय, ये शून्य से इधर की तरफ बढ़ रहा है, यदि तो समय बढ़ रहा है, तो यहां से यहां तक का समय क्या हो गया, यहां से यहां तक का समय t हो गया। तो t समय में कितना वेग प्राप्त कर लेता है, t समय में देखिए v वेग प्राप्त कर लेता है। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में v वेग प्राप्त कर लेता है, यहां पर पहुंच गया तो कितना वेग हो गया उसका, v वेग हो गया। बस इतना लिखना है, इतना ही ग्राफ बनाना है, इतना ही क्या बनाना है, हमारे ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ का निर्माण हो गया। तो बिल्कुल आप ग्राफ जो है बहुत आसान है। ग्राफ भाई हम बता रहे हैं, सबसे बता रहे हैं कि जो है आप जो है 2 बार 3 बार ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे। अगर ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो आपसे डेरिवेशन नहीं बन पाएगा। तो यहां से समय वेग ग्राफ में एक बार और समझ रहे हैं, समय बनाना है और वेग बनाना है। इसके बाद कोई गतिमान वस्तु है वो शून्य से नहीं चल रही, शून्य से चल रही होती तो ग्राफ यहां से बनता, वो u वेग से चल रही है, u वेग अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में, ये इधर बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है, t समय में, ये देखिए t समय में कितना वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है। यही लिखना है। तो यहां से लिखेंगे, माना कि कोई गतिमान वस्तु
माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है तथा वस्तु का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है जिसमें वस्तु का त्वरण, ध्यान से देखिएगा भाई, इतनी थ्योरी बहुत कठिन थ्योरी नहीं है। सभी को अपने से लिखने की, डेरिवेशन में आप 12वीं में पहुंचेंगे, 11वीं तो आपका बेसिक चीज है, 12वीं में जब पहुंचेंगे तो आप डेरिवेशन की जो थ्योरी है ये आप अपने से लिखने की कोशिश किया करें भाई। देखिए इसमें जो है आप ग्राफ दिमाग में बैठाइए कि ग्राफ कैसे खींचेंगे। एक एक्स अक्ष बनाना है, ध्यान से समझिएगा। एक एक्स अक्ष बनाने समय वेग ग्राफ में क्या होता है, एक्स अक्ष को समय से, वाई अक्ष को किससे, वेग से व्यक्त करते हैं, और वेग मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड में होता है। फिर इसके बाद इसमें जो है क्या करेंगे भाई, कहे थे कि हमने जो है माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग शून्य से नहीं चल रही, कहां से, u से चल रही है, u से चल रही है, चलते चलते t समय में कितना वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है। ग्राफ कंप्लीट हो गया। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है। कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में ये देखिए u से चलकर t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है। यहां पर इसका वेग क्या है, यहां पर वेग क्या है, आपका v है। t समय में जो है चलकर v वेग प्राप्त कर लेती है, तथा वस्तु का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। वस्तु का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है जिसमें वस्तु का त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है भाई, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो प्रारंभिक वेग कहां से चल रही थी, u वेग से चल रही थी, समझ रहे हैं ना। तो प्रारंभिक वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ध्यान से देखिएगा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो a बराबर हो जाएगा, वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये पढ़ के आए हुए हैं भाई, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग को ही क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन। जैसे शुरू में कोई वस्तु यदि आपका जो है 3 मीटर से चल रही थी और कुछ समय बाद, आधा घंटा बाद उसका जो है 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया जो है, तो वेग, तो उसमें परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम वेग 50 से 30 घटा देंगे तो 47 मीटर प्रति सेकंड में क्या हो गया, उसमें परिवर्तन होता है। पहले 3 था फिर 50 हो गया, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 47 का। और कैसे निकाले, अंतिम वेग माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो वेग में परिवर्तन कैसे देखेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग v है। तो अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे समय अंतराल, शून्य समय से चलना प्रारंभ किया था और t समय प्राप्त कर लिया था। तो समय अंतराल, अंतिम समय t है, प्रारंभिक समय शून्य है, तो अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। समय अंतराल बराबर क्या होगा, अंतिम समय t माइनस प्रारंभिक समय शून्य। तो इस t माइनस शून्य, t से शून्य घटाएंगे तो क्या मिलेगा, t ही मिलेगा। बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, a बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहां से जो है वेग में परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। समय अंतराल कितना हो जाएगा भाई, समय अंतराल अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग पहुंचने में कितना समय लगता है, अंतिम वेग से जो है प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग पहुंचने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो समय अंतराल कितना हो गया, t हो गया। अब यहां से तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो जब तिर्यक गुणा कराएंगे बटे में 1 कह सकते हैं, v माइनस यू का 1 के साथ, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी, 80 हो गया।
अब यहां से u माइनस में है, इसको उधर ले जाइए तो v बराबर क्या हो जाएगा, u उधर जाएगा तो u प्लस में क्या हो गया, at हो गया। ये u माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, तो v बराबर u प्लस में हुआ तो u प्लस क्या हो गया, at हो गया। यही गति का क्या होता है, प्रथम समीकरण होता है। बहुत आसान है, बस त्वरण का फार्मूला लगाए थे भाई। त्वरण बराबर क्या था, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन में क्या था आपका, v माइनस यू हो गया बटे में t हो गया था। तो यहां से क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, at, या v बराबर क्या कह सकते हैं, u प्लस at कह सकते हैं। तो चलिए भाई दूसरा समीकरण देखते हैं। यहां से दूसरा समीकरण, इसको अभी दोबारा एक बार और रिपीट कर देंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ये परीक्षा में आता है भाई। गति का द्वितीय समीकरण, चित्र तीनों में एक ही बनेगा, ये बात समझ लीजिए। तीनों समीकरणों में चित्र नहीं बदलना है, समय वेग ग्राफ से ही, इतने से ही सारी चीजें फाइंड करना है। गति का प्रथम समीकरण, इसी ग्राफ से गति का प्रथम समीकरण फाइंड होगा, इसी ग्राफ से गति का द्वितीय समीकरण फाइंड होगा, इसी ग्राफ से गति का तृतीय समीकरण फाइंड होगा। तो दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है भाई, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, तो गति का जो द्वितीय समीकरण है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग भाई, ध्यान से देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण। तो जो दूसरा समीकरण है एक्चुअली में क्या है भाई, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, प्रथम समीकरण तो होता है v बराबर u प्लस at होता है। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। और तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो दूसरे समीकरण में ये जो है s क्या है, दूरी होती है, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण और t समय होता है। तो दूसरे समीकरण में क्या फाइंड करते हैं, दूरी फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से दूसरे समीकरण में दूरी फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से दूरी कैसे फाइंड होगी, कैसे पता करेंगे यहां से। तो यहां से वही थ्योरी लिखेंगे, यहां से प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है। तो यहां से लिखेंगे क्या, माना कि कोई गतिमान वस्तु, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर, प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके, u से चलकर t समय में यस दूरी की बात आ रही है दूसरे समीकरण में, इसलिए दूरी जरूर जो है रखेंगे। t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है। तथा गतिमान वस्तु का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। तब t समय में चली गई दूरी, दूरी यस बराबर हो जाएगा। इतनी थ्योरी आप लिख पाएंगे ना भाई। चलिए देखते हैं, यहां से ग्राफ बनाना हमने बताया था। यदि आप ग्राफ बना ले रहे तो तीनों समीकरण, चूंकि ये ग्राफ जो है तीनों में यूज होता है, पहले में भी यूज होता है, दूसरे में भी यूज होता है और तीसरे में भी यूज होता है। तो यहां से चलिए देखते हैं, तीनों में यूज होता है इसलिए इस ग्राफ पर चलेंगे भाई। यहां से जो है हमने क्या बताया था, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग कहां से चलती है, शून्य से नहीं चलती है। कितने वेग से चलती है, ये वेग ऊपर दिखा रहा है, u वेग से चलना प्रारंभ करती है।
तो माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके, चूंकि दूसरा समीकरण ले रहे हैं, दूरी जरूर इंक्लूड करेंगे भाई। तो यहां से मानेंगे क्या, माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है, समझ रहे ना। तथा गतिमान वस्तु का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, तब t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी फाइंड करना है, वही गति का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो यहां से हमने बताया था, यदि समय वेग ग्राफ में दूरी निकालना हो, किसी भी समय में दूरी निकालना हो, 5 सेकंड, 7 सेकंड या 9 सेकंड में, यहां t सेकंड में दूरी निकालना हो, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, समय वेग ग्राफ में यदि दूरी निकालना हो तो दूरी निकालने के लिए करते क्या है, ग्राफ, ये इतना ग्राफ बन रहा है आपका, u से लगा के यहां तक v तक ग्राफ बन रहा है, ग्राफ और x अक्ष, इस ग्राफ के द्वारा x अक्ष कितना घेरा जा रहा है, इतना x अक्ष घेरा जा रहा है। तो ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये जो है इतना क्षेत्र क्या है, ग्राफ, ये देखिए भाई इतना क्षेत्र जो है आपका ग्राफ और x अक्ष से घेरा जा रहा है। तो ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो दूरी बराबर हो जाएगा ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरा क्षेत्र का कौन सा है, यदि इसको O माने, इसको A माने, इसको B माने और इसको C माने, तो यहां से ग्राफ और x अक्ष से घिरा क्षेत्र क्या है, OABC, ये ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरा क्षेत्र है। तो यहां से चलिए देखते हैं, यस बराबर, यहां से जो है ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्र कौन सा है, यहां से जो है समलंब चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। समलंब में सदैव ध्यान रखिए, समलंब की केवल और केवल कंडीशन होते ही दो भुजाएं केवल समांतर हो जाती हैं। तो ये चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजाएं, इसलिए चतुर्भुज तो है, लेकिन दो भुजाएं समांतर है। कौन कौन सी, OA भुजा और BC भुजा या CB भुजा। OA भुजा और CB भुजा क्या है, देखिए दोनों क्या है, समांतर दिख रही हैं। ये OA भुजा और CB भुजा, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। तो दो भुजाएं जब समांतर होती हैं, केवल दो भुजाएं समांतर होती है, तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरा क्षेत्र क्या बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल निकाल दीजिए भाई। तो यस बराबर हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे में उनके बीच की दूरी, गुणे उनके बीच की दूरी, ये फार्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं भाई यहां से कैसे बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, इसको यहां पर लिखे दे रहे हैं। तो यहां से जो है यस बराबर हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखेंगे भाई, यस बराबर हो जाएगा आपके पास समांतर भुजाओं का योग, यस बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा, दो समांतर भुजा है, इनका योग करना है। तो समांतर कौन सी है, OA समांतर है, CB समांतर है या BC कह सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, OA प्लस BC हो जाएगा, यहां से होगा OA प्लस BC समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहां से ये दो समांतर है भाई, ये दो समांतर हैं, इनके बीच की दूरी चाहे जहां ले लें, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये देखिए इनके बीच की दूरी T रखी है। ये दो भुजा है, ये OA भुजा है और CB भुजा दिख रही है, OA भुजा दिख रही, CB भुजा दिख रही है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी देखिए, इतनी दूरी T दिख रही है, ये T दिख रहा है। तो इन दोनों OA और BC के बीच की दूरी कितनी है,
t है, तो यहां से क्या रख दिया, t रख दिया। तो आपका यहां से बन गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो दो समांतर है OA और CB, तो इनके बीच की क्या है, ये समांतर भुजा दोनों का क्या करना, योग करना है। तो समांतर भुजाओं का योग और गुणे में क्या हो जाएगी, उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, t हो गई। तो अब ध्यान से देखेंगे, यश बराबर हो जाएगा 1/2। OA की वैल्यू कितनी है, यहां से O से लगा के A तक ये कितना वेग है, यहां से यहां तक u वेग है, और यहां से यहां तक कितना वेग है, v वेग है। तो OA का मान कितना है, O से लगा के A तक ये वेग कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितने वेग से यहां से प्रारंभ करती है भाई, u वेग से। यहां पर वेग कितना था, u, तो O से लगा के A तक का मान कितना है, u है। तो यहां से u हो गया प्लस, यहां से BC, B से लगा के C तक, यहां से लगा के यहां तक, या यहां से लगा के यहां तक CB की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक की मान कितना है, V है। तो जब ये V है इतना, तो ये भी क्या हो जाएगा, CB, ये भी V होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, यहां से यहां तक वेग u है, यहां से यहां तक वेग कितना, ये दिख रहा है v। तो यहां से यहां तक वेग या BC की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, v कह सकते हैं। तो u प्लस v इंटू में क्या हो जाएगा, t हो गया। अब ध्यान से देखिएगा भाई, यश बराबर हो जाएगा 1/2 और u उसी प्रकार प्लस v। गति के प्रथम समीकरण से क्या जानते हैं, चूंकि गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर होता था ना u प्लस at होता था गति के प्रथम समीकरण से। तो v के स्थान पर u 1/2, u उसी प्रकार प्लस v के स्थान पर क्या रख देंगे, u प्लस at रख देंगे, u प्लस at, v के स्थान पर क्या हो गया, u प्लस at, कोष्टक कंप्लीट, इंटू में t हो गया। अब इसके बाद यस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, u मिला के कितना 2u और प्लस at, और इंटू में क्या हो गया, t हो गया। अब इस t का अंदर कोष्टक में गुणा करा दीजिए। तो इस t का अंदर कोष्टक में गुणा कराएंगे, ये थ्योरी हटा दे तो हमारे पास बने भाई। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यस इज इक्वल टू हो जाएगा, यस बराबर होगा, ये यहां से यहां पर है भाई, तो यस इज इक्वल टू होगा 1/2 और इसके बाद इस t का अंदर गुणा कराइए। t का पहले पद में गुणा तो 2ut प्लस t का दूसरे पद में गुणा, at का t में गुणा कराइए तो at स्क्वायर हो जाएगा, तो at स्क्वायर हो गया। अब 1/2 का अंदर गुणा कराइए, 1/2 का 2ut में गुणा कराएंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहां से, ut बचा, और प्लस 1/2 का इसमें गुणा कराइए तो 1/2 at स्क्वायर बन गया। तो यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या मिल गया, गति का द्वितीय समीकरण मिल गया। तो गति का प्रथम समीकरण व गति का द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति करा दी गई है। चलिए इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, एक बार जल्दी जल्दी दोनों समीकरणों की व्युत्पत्ति देखेंगे, फिर जो तृतीय समीकरण है उसकी व्युत्पत्ति कल की क्लास में कराई जाएगी भाई। तो चलिए भाई, इसका जो है जल्दी जल्दी एक बार दोनों डेरिवेशन देख लेते हैं। प्रथम समीकरण गति का देखेंगे, पहला नंबर गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण में लिखेंगे क्या, थ्योरी हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे बस। थ्योरी क्या लिखेंगे, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में, ये t समय दिख रहा है, t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है, तथा गतिमान वस्तु का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, तब वस्तु का त्वरण, इतनी चीज लिखेंगे। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में v वेग प्राप्त कर लेती, u से चलकर t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है, तथा गतिमान वस्तु का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, तब वस्तु का त्वरण a बराबर क्या होगा भाई, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो वेग परिवर्तन बराबर क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग क्या है, u से चल रही है, v प्राप्त कर रही, अंतिम वेग v हो गया, प्रारंभिक वेग u है, तो अंतिम वेग v
माइनस यू बटे समय अंतराल कितना है, टी है, तो ये गुणा करा देंगे तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस यू हो जाएगा। अब u को इधर ले जाइए तो AT u इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, तो बराबर v बचा, तो v बराबर u प्लस AT लिखा है, तो v इज इक्वल टू u और प्लस क्या है, AT है, u प्लस AT हो गया। यही हमारा गति का क्या हो गया, प्रथम समीकरण हो गया। तो ये समीकरण गति का प्रथम समीकरण हुआ। द्वितीय समीकरण में ध्यान दीजिएगा भाई, द्वितीय समीकरण की कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। गति का द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। गति का द्वितीय समीकरण में लिखेंगे वही चीज लिखेंगे। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में, u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके, द्वितीय है इसलिए दूरी की जिक्र इसमें होगा भाई। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेता है, समझ रहे हैं ना। तथा वस्तु, गतिमान वस्तु का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, समझ रहे हैं ना। वह तब t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, फिर से देखना भाई क्या लिखेंगे। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है, तथा वस्तु का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। तब t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी निकालेंगे भाई। हमने बताया था जब भी समय वेग ग्राफ में दूरी निकालते हैं, जब भी समय वेग ग्राफ में दूरी निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये जो है ग्राफ और यक्ष अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो दूरी बराबर हो जाएगा, ये ग्राफ और यक्ष अक्ष से घिरा क्षेत्र क्या है, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। तो यहां से क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर कौन सी है, OA और BC समांतर है, तो यहां से दोनों का योग कर दीजिए, दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो यहां से क्या हो जाएगा, OA प्लस BC और इनटू में उनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों समांतर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ये T दिख रही है दूरी, तो दूरी T हो गई। अब यहां से 1/2 और इसके बाद OA, ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से OA की वैल्यू कितनी है, ये जो है यहां तक कितना वेग है, यहां तक u है, तो OA की वैल्यू कितनी हो गई, u हो गई, प्लस BC हमने बताया था B से लगा के C तक, यहां से यहां तक कितना वेग है, v वेग है, तो B से लगा के C तक वेग कितना है, यहां से यहां तक तो u वेग है, यहां से बढ़ के वेग कितना हो जाता है, v वेग हो जाता है। तो u प्लस v हो गया, इनटू में क्या हो गया, t हो गया। अब इसके बाद देखिए 1/2 और u प्लस v बराबर क्या होता है, u प्लस AT होता है, और v के स्थान पर क्या रख दिया, ये देखिए u पहले से था, v के स्थान पर u प्लस AT और इनटू में t है, u मिला के कितना हो जाएगा भाई, 2u हो गया, u मिला कितना 2u हो गया। अब इस t का अंदर गुणा करा दीजिए, तो 1/2 और t का पहले पद में गुणा तो 2ut प्लस t का दूसरे पद में तो AT², तो 2 का अंदर गुणा कराइए, जब 2 का पहले पद में इसमें गुणा कराएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ut बना, प्लस 1/2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 1/2 AT² हुआ। तो यही गति का क्या हो जाएगा, द्वितीय समीकरण हो जाएगा। सभी लोग बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे भाई, सही तरीके से आप पढ़ेंगे, और जहां भी समझ में ना आए फिर उसको बताइए। वैसे आपको, हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो देखिए भाई, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला नंबर क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो यदि आपको वैद्युत विभव का फार्मूला पता होगा तो मात्रक और विमीय सूत्र दोनों पता हो जाएंगे। वैद्युत विभव को V से व्यक्त करते हैं, 12वीं का टॉपिक है वैसे। वैद्युत विभव को V से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q0 होता है। यहां पर W कार्य है, Q आवेश है, बिल्कुल ध्यान देंगे भाई। V बराबर W/Q0, W कार्य है, Q परीक्षण आवेश। तो यहां से कार्य V बराबर जो है, V का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटे
क्यू का मात्रक, Q0 का मात्रक तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। इसी प्रकार V की वीमा बराबर W की वीमा बटे Q0 की वीमा होगी। अब इसके बाद न्यूटन को डाइन में बदलना बताए थे, एक क्लास में पूरा ये जो है आपका एक वीडियो है, पूरा एक वीडियो है। यदि आपको नहीं बन रहा है तो इसको दोबारा देखेंगे, उस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा न्यूटन को डाइन में परिवर्तन कैसे करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भाई बिल्कुल हल करके सिंसियर हो जाइए सभी लोग। यदि आपको आगे कुछ करना है, आगे कुछ करना है 12वीं के बाद, तो सही ढंग से आप 11वीं की फिजिक्स पकड़ के चलिए, मैथ पकड़ के चलिए। तो यहां से जो है हमारे पास दोनों क्वेश्चन सभी लोग करके हल करेंगे और फिर कॉपी जो है फोटो खींच के इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे सभी लोग भाई, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। और यदि आपको ये टॉपिक आज की क्लास समझ में आई है तो नीचे कमेंट में लिखेंगे समझ में आ गया है। जो टॉपिक समझ में नहीं आया, इसमें जो चीज समझ में नहीं आई उसको लिख देंगे कि ये चीज समझ में नहीं आई है। और इसके बाद यदि बढ़िया आपको पसंद आई ये क्लास तो लाइक जरूर कर देंगे भाई। और कुछ लोग मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं किए और देख रहे हैं तो उस चैनल को हमारे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे जिससे बढ़िया पढ़ाई होती रही आपकी।